टॉपिक हम स्टार्ट करें इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रिक्वेंटली इस टॉपिक से क्वेश्चंस होते ही हैं। तो व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, उसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करें इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल मतलब जब सीपीयू इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो क्या क्या एक्शन सीपीयू लेता है, दैट फॉर्म्स अ इंस्ट्रक्शन साइकिल। जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है दैट प्रोग्राम इज इनिशियली लोडेड इन मेन मेमोरी। सपोज आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है और सीपीयू आपके प्रोग्राम की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ योर प्रोग्राम इज सपोज ऐड R1 R2। तो सीपीयू को इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है और दिस इंस्ट्रक्शन इज अवेलेबल इन मेन मेमोरी, लोडेड इन मेन मेमोरी। लेकिन इंस्ट्रक्शन जो मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट करने के लिए कहाँ होना ज़रूरी है, तो देयर इज रजिस्टर नोन एज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल की सबसे पहली स्टेप होती है फैच द इंस्ट्रक्शन। फैच क्या करती है, फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी एंड लोड इनटू IR। मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लेके आएंगे और सीपीयू कहाँ लोड कर देगा, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ऐड R1 R2 ये इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी से कहाँ आ गई, इन IR। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आने के बाद नेक्स्ट स्टेप सीपीयू क्या करता है, डिकोड। डिकोड मतलब, तो इन डिकोड सीपीयू डिसाइड्स द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है एंड सो ऑन। तो डिकोड्स द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। तो सीपीयू ने क्या देखा कि सीपीयू को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड किन को करना है, R1 R2। ये R1 R2 क्या है, तो दे आर रजिस्टर्स, दे आर द रजिस्टर फ्रॉम जनरल पर्पस रजिस्टर सेट। या इनको जनरल पर्पस रजिस्टर सेट को हम रजिस्टर फाइल भी कहते हैं। तो दे आर द रजिस्टर्स फ्रॉम रजिस्टर फाइल। इन रजिस्टर्स को R1 R2 GPRS में है और एडिशन के लिए ALU के अपने लोकल रजिस्टर्स होते हैं। तो आपको R1 R2 की वैल्यू को ALU में भेजना है। तो नेक्स्ट स्टेप होती है पर ऑपरेंड फैच। ऑपरेंड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम GPRS टू ALU। ये R1 और R2 जो GPRS में अवेलेबल है वो कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, R1 की वैल्यू इस रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो जाएगी, R2 की वैल्यू सेकंड रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो जाएगी और फिर ALU क्या परफॉर्म करेगा, एडिशन। तो डिकोड में ALU ने डिसाइड, सीपीयू ने डिसाइड क्या ऐड करना है। ऑपरेंड फैच में R1 R2 GPRS से कहाँ चले गए, ALU में। उसके बाद ALU क्या करेगा, एग्जीक्यूशन। जो ऑपरेंड्स ALU के पास अवेलेबल है उनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी एक्शन लेनी है वो ALU लेगा। एडिशन का रिजल्ट कहाँ आएगा, इन दिस रजिस्टर, ALU के आउटपुट रजिस्टर में। लेकिन हमको रिजल्ट बैक कहाँ चाहिए, इन R1। तो लास्ट फेज इज राइट बैक। राइट बैक में रिजल्ट इज रिटर्न बैक टू GPRS। इस आउटपुट रजिस्टर से रिजल्ट वापस कहाँ आ जाएगा, जनरल पर्पस रजिस्टर सेट में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी एक इंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गई। तो हम फिर से देखते हैं क्या क्या स्टेप्स है। वेरी फर्स्ट इज़ फैच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कौन सी स्टेप क्या कर रही है ये भी बहुत अच्छे से समझना है। तो सबसे पहली स्टेप है फैच। फैच क्या कर रही है, मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को कहाँ लेके आ रही है, IR। फैच के बाद डिकोड। डिकोड में सीपीयू डिसाइड्स द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। फिर क्या है, ऑपरेंड फैच या ऑपरेंड ट्रांसफ़र। ऑपरेंड ट्रांसफ़र में GPRS से डेटा कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, टू ALU के लोकल रजिस्टर्स में। फिर ALU क्या परफॉर्म करेगा, एग्जीक्यूशन। और फाइनली एग्जीक्यूशन का रिजल्ट जो ALU में आया इट इज़ रिटर्न बैक टू GPRS। तो ये हमारे इंस्ट्रक्शन साइकिल्स की स्टेप्स है। जो नॉर्मल प्रोसेसर डिज़ाइन में सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन को फैच करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे ना। फैच किया, डिकोड किया, ऑपरेंड फैच किया, एग्जीक्यूट किया, राइट बैक कर दिया। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ने सभी 5 स्टेप्स कर ली। फिर प्रोसेसर क्या करेगा, सेकंड इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करेगा, सेकंड को फैच करेगा, सेकंड को डिकोड करेगा, सेकंड के ऑपरेंड ट्रांसफ़र करेगा, सेकंड को एग्जीक्यूट करेगा और सेकंड को राइट बैक। तो एक यूजुअल प्रोसेसर डिज़ाइन में क्या होता है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये सभी 5 फेजेस क्रॉस कर लेगी, कंप्लीट कर लेगी। उसके बाद हम सेकंड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। सेकंड जब ये सभी 5 फेजेस कंप्लीट करेगी तो हम थर्ड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे एंड सो ऑन। लेकिन प्रोसेसर डिज़ाइन में हमारा एम हमेशा क्या होता है,
कि फास्टर प्रोसेसर डिज़ाइन करना। फास्टर प्रोसेसर डिज़ाइन करने के लिए आप नया ALU, नया CPU सब डिज़ाइन करेंगे, लेकिन क्या सेम हार्डवेयर में फास्टर एग्जीक्यूशन पॉसिबल है? बिना हार्डवेयर चेंज किए क्या हम फास्टर एग्जीक्यूट कर सकते हैं? तो यस, ये हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। तो व्हाट इज़ पाइपलाइन, इसी को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन? तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन इज टेक्निक टू स्पीड अप द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सेम CPU आपका, आपने हार्डवेयर में कोई मेजर चेंज नहीं किया है और फिर भी आपका प्रोग्राम फास्ट एग्जीक्यूट होगा, आपको आउटपुट जल्दी मिलेगा। तो क्या है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन? तो उसके पहले हम देखते हैं, अभी जो हमने प्रोसेसर डिस्कस किया है उसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच होती है, फिर वो डिकोड होगी, फिर वो ऑपरेंड फेच करेगी, फिर वो एग्जीक्यूट होगी, फिर वो राइट बैक होगी। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जब सभी 5 स्टेजेस क्लियर कर लेती है तब हम सेकंड को फेच, सेकंड को डिकोड करते हैं। लेकिन हमको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्टर करना है और इन सभी फेजेस की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। फैच को कुछ डिफरेंट हार्डवेयर चाहिए, डिकोड को हार्डवेयर यूनिट डिफरेंट है, तो इन सभी फेजेस की हार्डवेयर यूनिट डिफरेंट होती है। तो जब हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन I1 फैच हुई, ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन I1 फैच हुई। जब I1 डिकोड में गई तो डिकोड का हार्डवेयर तो अलग ही है, फैच का हार्डवेयर फ्री है, तो क्यों ना CPU सेकंड को फैच कर ले। तो जब I1 डिकोड में गई तब CPU ने क्या किया, I2 को फैच कर लिया। अब फिर नेक्स्ट क्या होगा, जब I1 ऑपरेंड फैच में गई तब CPU I2 को डिकोड कर लेगा, तब I3 को फैच कर लेगा, क्योंकि सभी की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हार्डवेयर यूनिट जो हमने डिज़ाइन कर रखा सभी के लिए डिफरेंट है। फिर I1 एग्जीक्यूट में गई तब I2 कहाँ आ गई, ऑपरेंड फैच में, तब I3 कहाँ आ गई, डिकोड में, तब I4 क्या हो गई, फैच हो गई। और इस तरह से हमारी चारों यूनिट अभी बिजी हो गई ना। पाइपलाइन हमारे प्रोसेसर में 5 स्टेजेस है, उसमें से 4 स्टेजेस बिजी है, चारों के हार्डवेयर बिजी है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, I1 राइट बैक करी, तब I2 एग्जीक्यूट करी, तब I3 ऑपरेंड फैच है, तब I4 डिकोड और I5 क्या हो गई, फैच हो गई। अब हमारी पांचों हार्डवेयर यूनिट क्या हो गई, बिजी हो गई। इंस्ट्रक्शन साइकिल के लिए जो जो हार्डवेयर हमने डिज़ाइन किया था वो किसी न किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। उस ऐसा प्रोसेसर क्या कहलाता है, पाइपलाइंड प्रोसेसर। पाइपलाइनिंग का मतलब ये है कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, पाइपलाइन मतलब जब मल्टीपल टास्क हम एक साथ करें, दैट इज़ पाइपलाइन। CPU मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एक साथ एग्जीक्यूट करा, देयरफॉर इट इज़ इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। एक इंस्ट्रक्शन राइट बैक में, तो एक एग्जीक्यूट में, तो एक ऑपरेंड फैच में, एक डिकोड में और एक फैच ही हो रही है। तो ये पांचों फेज यूनिट है ना, बिजी है और हर यूनिट अपना टास्क कर रही है इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर यूनिट। दिस इज व्हाट इज नोन एज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन का एडवांटेज क्या है, हमारा इससे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे फास्ट हुआ, यह हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देख रहे हैं। और इस टॉपिक को हम ऐसे ही पढ़ेंगे, पहले कंसेप्ट देखेंगे, कंसेप्ट पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, वो न्यूमेरिकल आपके उस कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इसी पे कि हाउ पाइपलाइन स्पीड अप योर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, वो हम देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। हम कंपेयर करना चाहते हैं एडवांटेज ऑफ पाइपलाइन, पाइपलाइन प्रोसेसर को और नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर को कितना टाइम लग रहा है। तो क्वेश्चन है, कंसिडर ए 5 स्टेज प्रोसेसर वेयर एवरी स्टेज टेक्स 2 nanosecond to complete their task. What is the time required to execute 10 instructions in non-pipeline processor and in pipeline processor? तो पहले हम कर रहे हैं एक नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर को कितना टाइम लगेगा। तो टाइम टू एग्जीक्यूट सिंगल इंस्ट्रक्शन इन नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर इक्वल टू सम ऑफ टाइम ऑफ ऑल द फेजेस, सभी फेजेस के टाइम का सम, क्योंकि पहले वो फैच होगी, फिर डिकोड होगी, फिर ऑपरेंड फैच करेगी, फिर एग्जीक्यूट होगी, फिर राइट बैक, तो सभी फेजेस के टाइम का सम। यहाँ सभी फेजेस को कितना टाइम लग रहा है, 2 nanosecond, 2 फॉर फैच, 2 फॉर डिकोड, 2 फॉर ऑपरेंड फैच, 2 फॉर एग्जीक्यूट एंड 2 फॉर राइट बैक। तो सिंगल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, 10 nanosecond। तो फर्स्ट 10 nanosecond में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, नेक्स्ट 10 nanosecond में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी एंड सो ऑन। तो एक इंस्ट्रक्शन को 10 nanosecond, तो 10 इंस्ट्रक्शंस को कितना टाइम लगेगा, तो 10 into 10 दैट इज़ 100 nanosecond। तो 10 इंस्ट्रक्शंस कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है नॉन पाइपलाइन में, 100 nanosecond। अब यही 10 इंस्ट्रक्शंस को पाइपलाइन में कितना
टाइम लगेगा। तब हम निकाल रहे हैं टाइम टू एग्जीक्यूट 10 इंस्ट्रक्शंस इन पाइपलाइन प्रोसेसर। 5 स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर है। स्टेजेस कौन सी है क्वेश्चन में गिवन नहीं, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया कि फेच, डिकोड, ऑपरेंड फेच, एग्जीक्यूट और राइट बैक। फर्स्ट 2 नैनोसेकंड में I1 फेच हुई 2 नैनोसेकंड ही। क्यों? क्योंकि स्टेज टाइम आपको कितना गिवन है 2 नैनोसेकंड। हर स्टेज को अपना टास्क करने में 2 नैनोसेकंड लग रहे हैं। तो फर्स्ट 2 नैनोसेकंड में I1 फेच हुई। जब I1 डिकोड में गई तब हमने I2 को फेच कर लिया। I1 ऑपरेंड फेच में, तब I2 डिकोड में, तब I3 फेच में आ गई। I1 एग्जीक्यूट हो रही है, I2 ऑपरेंड फेच, I3 डिकोड, तब I4 को फेच कर लिया। फिर I1 राइट बैक, I2, I3, I4, कौन सी फेच हो गई? I5। सभी एक एक स्टेजेस आगे बढ़ गई, है ना। फाइनली I1 का आउटपुट मिला, उसके जस्ट बाद किसका आउटपुट मिलेगा आपको? I2, I3, I4, I5 एंड I6। ओके, इसके बाद किसका आउटपुट मिलेगा? I3, उसके बाद I4 एंड सो ऑन। तो हम कंप्लीट 10 इंस्ट्रक्शंस के लिए ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, यहीं से हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का आउटपुट आने में कितना टाइम लगा? 0 टाइम पे स्टार्ट हुई। I1 ने 2 नैनोसेकंड में फेच हुई, 2 नैनोसेकंड में डिकोड हुई, 2 में ऑपरेंड फेच, 2 में एग्जीक्यूट और 2 में राइट बैक। तो 2 + 2 4, 6, 8 एंड 10। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को पूरे 10 नैनोसेकंड लगे आउटपुट लाने में। लेकिन फर्स्ट का जैसे ही आउटपुट आया उसके जस्ट 2 नैनोसेकंड, फर्स्ट ने राइट बैक किया, उसके जस्ट 2 नैनोसेकंड के बाद किसका राइट बैक हो गया? सेकंड इंस्ट्रक्शन का। सेकंड का राइट बैक हो गया, मतलब सेकंड कंप्लीट हो गई। सेकंड के 2 नैनोसेकंड के जस्ट बाद किसका राइट बैक हो गया? 3/3 का। तो इफेक्टिवली फर्स्ट को तो पूरे 10 नैनोसेकंड लग रहे हैं, लेकिन बाद वाले इंस्ट्रक्शंस को केवल कितना टाइम लग रहा है? 2 नैनोसेकंड्स। तो फर्स्ट के 10 प्लस रिमेनिंग 9 के कितने? 2। तो टोटल कितना टाइम होगा? 10 फॉर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन प्लस रिमेनिंग 9 इंस्ट्रक्शंस को कितना टाइम लग रहा है? 2 नैनोसेकंड। तो ये कितना हो गया? 28 नैनोसेकंड। तो नॉन पाइपलाइन में जहाँ 10 इंस्ट्रक्शंस को 100 नैनोसेकंड लग रहे थे, वहीं पाइपलाइन में 10 इंस्ट्रक्शंस को कितना टाइम लग रहा है? 28 नैनोसेकंड। हम एक जनरलाइज इक्वेशन लिख रहे हैं कि एक पाइपलाइन प्रोसेसर में n इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है। तो ये क्या लिखा है? कितना टाइम लग रहा है? टाइम टू एग्जीक्यूट n इंस्ट्रक्शंस इन पाइपलाइन प्रोसेसर इक्वल टू k × स्टेज टाइम। हमारी k मतलब क्या है? नंबर ऑफ स्टेजेस इन पाइपलाइन। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को सभी स्टेजेस क्रॉस करनी होती है, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को कितना, हमारी कितनी स्टेजेस है? 5, और एक स्टेज का टाइम कितना है? 2। तो 5 × 2 कितना टाइम लगा? 10 नैनोसेकंड। तो k × स्टेज टाइम, इतने टाइम में क्या कंप्लीट होगी हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। बची कितनी इंस्ट्रक्शन? n-1। उनको केवल कितना टाइम लग रहा है? जितना कि हमारा फेस टाइम है, दैट इज 2 नैनोसेकंड। तो कितना आ रहा है ये? 28। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को सभी फेजेस क्रॉस करने होते हैं, तो k फेजेस क्रॉस करने, एक फेज का टाइम स्टेज टाइम के इक्वल, और n-1 को केवल लास्ट फेज का टाइम लग रहा है, बाकी सारा टाइम ओवरलैप में हो रहा है। ठीक है, तो इट इज़ द टाइम टू एग्जीक्यूट n इंस्ट्रक्शंस इन पाइपलाइन प्रोसेसर। या इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन k-1 × स्टेज टाइम प्लस फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को ये फेज एक्स्ट्रा क्रॉस करने पड़ रहे ना, 4 फेजेस। फिर फर्स्ट जैसे राइट बैक में आई, उसके इमीडिएट बाद सेकंड राइट बैक में आएगी। तो कुछ बुक्स इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकती है कि फर्स्ट को k-1 स्टेजेस एक्स्ट्रा बिना ओवरलैप में कवर करनी पड़ रही है, और लास्ट वाली स्टेज का टाइम तो सभी को लग रहा है। तो k-1 × स्टेज टाइम प्लस n × स्टेज टाइम। लास्ट स्टेज सभी इंस्ट्रक्शन को करनी है, और फर्स्ट को कितनी स्टेजेस करनी है? k-1, 4 स्टेजेस फर्स्ट को करनी है। फर्स्ट को एक्स्ट्रा टाइम इन 4 स्टेजेस का लग रहा है, और लास्ट स्टेजेस सभी कर रही हैं। तो k-1 × स्टेज टाइम या n × स्टेज टाइम, बात वही है ना। फर्स्ट को 4 × 2
प्लस 10 को 2, तो 4 इंटू 2 8 प्लस 20 कितना हो गया 28। तो या तो ये k इंटू स्टेज टाइम प्लस n माइनस 1 इंटू स्टेज टाइम इस तरह से लिख सकते हैं, या k माइनस 1 इंटू स्टेज टाइम प्लस n इंटू स्टेज टाइम, बोथ आर सेम। तो इट इज़ द टाइम टेकन बाय पाइपलाइन प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। अब आपसे पूछा जाता है एग्जाम में स्पीड अप अचीव्ड बाय पाइपलाइन प्रोसेसर, पाइपलाइन प्रोसेसर ने कितना स्पीड अप अचीव किया है। स्पीड अप जब भी पूछा गया है तो इट इज़ द टाइम टेकन बाय ओल्ड टेक्नोलॉजी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय न्यू टेक्नोलॉजी, टाइम ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ न्यू। यहाँ ओल्ड टेक्नोलॉजी क्या है, नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर एक एक करके इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको कितना टाइम लगा 100 नैनो सेकेंड। पाइपलाइन को कितना टाइम लगा 28 नैनो सेकेंड। तो ये आता है नियरली 3.57। तो आपको कितना स्पीड अप मिला 3.57। पाइपलाइन प्रोसेसर का आउटपुट इतने टाइम फास्टर है देन नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इट इज़ सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ डेटा चेंज है ना। आप वीडियो पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस होगी, सॉल्व करते करते टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा। तो हमारी अप्रोच यही रहेगी कि पहले एक क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे, फिर आप दूसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, देन आगे कंटिन्यू करिए। ये सेकेंड क्वेश्चन है, कंसिडर ए 5-stage pipeline processor where every stage takes 2 nanoseconds to complete their task. What is the speed up achieved to execute 100 instruction in pipeline processor over non-pipeline? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 10 इंस्ट्रक्शंस के लिए स्पीड अप निकाला था, हमारा 3.57 आया था। अब यहाँ 100 इंस्ट्रक्शंस के लिए स्पीड अप निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि 100 इंस्ट्रक्शंस को नॉन पाइपलाइन में कितना टाइम लग रहा है। तो नॉन पाइपलाइन में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि सिंगल को कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम टू एग्जीक्यूट सिंगल इंस्ट्रक्शन इन नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर कितना होता है, तो इट इज़ द सम ऑफ टाइम ऑफ ऑल द फेजेस। कितना आ रहा है 10 नैनो सेकेंड। ठीक है, तो सिंगल इंस्ट्रक्शन को 10 नैनो सेकेंड, तो टाइम टू एग्जीक्यूट 1000 इंस्ट्रक्शंस इन नॉन पाइपलाइन प्रोसेस, 100 इंस्ट्रक्शंस पूछा है, तो टाइम टू एग्जीक्यूट 100 इंस्ट्रक्शन इन नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर कितना हो जाएगा 10 इंटू 100 दैट इज 1000 नैनो सेकेंड। तो नॉन पाइपलाइन में 100 इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लग रहा है 1000। पाइपलाइन में कितना लगता है, तो पाइपलाइन में n इंस्ट्रक्शंस को कितना टाइम लगता है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन k-1 फेज एडिशनल क्रॉस करती है, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन 4 फेज एक्स्ट्रा क्रॉस करेगी। राइट बैक का टाइम सभी को लग रहा है, फर्स्ट को 4 फेजेस का एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो k-1 5-1 4 इंटू 2 8 प्लस 200 दैट इज 208 नैनो सेकेंड। तो नॉन पाइपलाइन में जहाँ 1000 नैनो सेकेंड लग रहे थे 100 इंस्ट्रक्शंस को, वहीं पाइपलाइन में कितना टाइम लग रहा है 208 नैनो सेकेंड। व्हाट इज स्पीड अप, तो स्पीड अप कैसे निकालते हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी का टाइम बाय न्यू टेक्नोलॉजी का टाइम। तो यहाँ हमारा स्पीड अप कितना आ रहा है 4.8। 10 इंस्ट्रक्शंस के साथ 3.57 आया था, 100 इंस्ट्रक्शंस के साथ 4.8। तो हमारा स्पीड अप क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बढ़ रहे हैं तो स्पीड अप बढ़ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि क्यों बढ़ रहा है, और दूसरा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो थ्योरेटिकली मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड अप कितना हो सकता है, नंबर ऑफ स्टेजेस इन पाइपलाइन। अगर हमारी 5 स्टेज पाइपलाइन है तो मैक्सिमम स्पीड अप जो हम अचीव कर सकते हैं इट इज़ 5 से ज़्यादा स्पीड अप पॉसिबल नहीं है। तो अभी जस्ट जो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उससे हमको ये क्लियर हुआ कि 10 इंस्ट्रक्शंस के लिए स्पीड अप हमको मिल रहा है 3.57। वही प्रोसेसर है 100 इंस्ट्रक्शन के लिए आपको स्पीड अप 4 पॉइंट समथिंग दे रहा है। तो 100 इंस्ट्रक्शंस के लिए स्पीड अप क्यों बढ़ गया, 10 के लिए कम क्यों है। तो 10 इंस्ट्रक्शंस में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को ये 4 फेजेस क्रॉस करने पड़ रहे हैं,
लास्ट वाला फेज का टाइम सभी इंस्ट्रक्शन को लग रहा है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एडिशनल कौन सा टाइम लग रहा है, 4 फेज का, तो जो एक्स्ट्रा टाइम है वो कौन सा, 4 फेजेस का, और कितना टाइम, 2, और लास्ट फेज का टाइम तो सभी इंस्ट्रक्शन को लग रहा है, तो टोटल टाइम कितना हो गया आपका 28 नैनो सेकेंड। 28 में से 8 फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का टाइम एक्स्ट्रा, और बाकी ये सभी को जो सेम टाइम लग रहा है। 100 में देखते हैं, 100 में फर्स्ट को एक्स्ट्रा तो अभी भी 8 नैनो सेकेंड ही लगेगा, फर्स्ट को ये 4 फेजेस क्रॉस करने पड़ रहे हैं, रिमेनिंग सभी इंस्ट्रक्शन को केवल लास्ट फेज क्रॉस करना होता है इंक्लूडिंग फर्स्ट, तो फर्स्ट को ये एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है प्लस लास्ट फेज का टाइम सभी के लिए, तो ये कितना हो गया 208। तो 208 में एक्स्ट्रा कितना है, केवल 8। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बढ़ रही है, जो एडिशनल टाइम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को लग रहा है वो उसका वेटेज क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यहाँ 20 में से 8 एक्स्ट्रा है, यहाँ 200 में से 8 एक्स्ट्रा है, 8 ज़्यादा है ना, एक्सेस टाइम जो लग रहा है। अगर हम फर्स्ट का टाइम को छोड़ दें तो नॉन पाइपलाइन में 9 इंस्ट्रक्शन एक्सक्लूडिंग फर्स्ट, 9 इंस्ट्रक्शंस को कितना टाइम लग रहा है, तो फर्स्ट को छोड़ दें तो हर 2 नैनो सेकेंड के बाद आपको एक एक आउटपुट मिल रहा है, तो एक्सक्लूडिंग फर्स्ट 9 को कितना टाइम लग रहा है, 9 × 2 दैट इज 18 पाइपलाइन में। और नॉन पाइपलाइन में कितना लगेगा, तो नॉन पाइपलाइन में सिंगल को 10 लग रहा है तो 9 को कितना लगेगा, 10 × 9, और पाइपलाइन में फर्स्ट को छोड़ दे 9 को कितना, तो 9 × 2, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन का आउटपुट 2 नैनो सेकेंड के बाद आ रहा है। तो अगर हम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को छोड़ के स्पीडअप निकालेंगे तो कितना आ रहा है, इट इज़ एग्जैक्टली 5। ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है जो हमारी पाइपलाइन को फुल नहीं हो रही है ना, ये एक्स्ट्रा ये जो टाइम है ये एम्प्टी साइकिल्स जो है वो हमारे स्पीडअप को 5 नहीं होने देती है। अगर कोई भी साइकिल एम्प्टी नहीं होगी तो हमारा स्पीडअप हमेशा कितना होगा, 5। लेकिन डेफिनेटली फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को तो ये सभी क्रॉस करके आना पड़ेगा, उसी के बाद हमारी पाइपलाइन फुल हो गई। जहाँ हमारी पाइपलाइन फुल हो गई उसके बाद हमारा स्पीडअप कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का वेटेज जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे आपका स्पीडअप 5 को अप्रोच करेगा, और डेफिनेटली 5 से ज़्यादा स्पीडअप कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी पाइपलाइन कितनी स्टेजेस की है, 5 स्टेजेस की। तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीडअप 5 है। वो 5 भी कब मिलेगा, जब पाइपलाइन की सभी स्टेजेस हमेशा क्या रहेगी, फुल रहेगी। तो अभी हमने क्या देखा कि पाइपलाइन हमको क्या दे रहा है, स्पीडअप दे रहा है, एक इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है, एक डिकोड हो रही है, एक एग्जीक्यूट हो रही है, हमारी पाँचों यूनिट फुल है। लेकिन पाइपलाइन एक्चुअल में इतनी स्मूथली इम्प्लीमेंट नहीं होती है। देयर आर मेनी प्रॉब्लम विथ पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन। तो पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है और व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू दैट प्रॉब्लम। तो वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम विथ पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन इज, जैसे हमने जो अभी क्वेश्चन किया था उसमें हर स्टेज का टाइम हमने 2 नैनो सेकेंड ले लिया, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि सभी स्टेजेस को सेम टाइम लगे। फैच क्या करती है, डेटा को, इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से लेके आती है, और एग्जीक्यूट क्या करती है, परफॉर्म एग्जीक्यूशन विद इन ALU। ALU और मेन मेमोरी में ALU कहीं फास्टर है, मेन मेमोरी इज मच स्लोअर। तो फैच और एग्जीक्यूट का टाइम कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, फैच को ज़्यादा टाइम लगेगा, एग्जीक्यूट को कम लगेगा। लेकिन हमने तो सभी का टाइम 2 नैनो सेकेंड लिया था, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो सभी फेजेस का टाइम डिफरेंट होता है। अब मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि फैच को कम टाइम लग रहा है, डिकोड को ज़्यादा लग रहा है। वैसे फैच को ज़्यादा लगेगा, डिकोड को कम लगता है, बट फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर रहे हैं कि डिकोड टेक्स 3 नैनो सेकेंड एंड फैच टेक्स 2 नैनो सेकेंड। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन I1 2 नैनो सेकेंड में फैच हो गई। अब वो कहाँ गई, डिकोड में। I1 को डिकोड में 2 नैनो सेकेंड लगेंगे, सॉरी I1 को डिकोड में 3 नैनो सेकेंड लगेंगे, क्योंकि डिकोड का टाइम 3 नैनो सेकेंड है। और I2 केवल कितने टाइम में फैच हो गई, 2 नैनो सेकेंड में। तो I2 2 नैनो सेकेंड में फैच हो गई। जब I2 फैच हो चुकी है तब उसको कहाँ जाना है, डिकोड में। लेकिन उस टाइम पे डिकोड में कौन है, I1 है, क्योंकि I1 को डिकोड में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ऑब्वियसली जब तक I1 डिकोड से ऑपरेंड फैच में नहीं जाएगी तब तक I2 कहाँ रहेगी, फैच में ही रहेगी।
तो भले ही I2 को फैच में 2 नैनो सेकेंड लग रहा है, ऑल्दो I2 टेक्स 2 नैनो सेकेंड इन फैच, लेकिन वो 3 नैनो सेकेंड तक फैच में रहेगी। जब I1 डिकोड में जाएगी आफ्टर 2, डिकोड से कहाँ जाएगी, ऑपरेंड फैच में आफ्टर 3 नैनो सेकेंड, देन ओनली I2 यहाँ पे आएगी। तो सभी फेजेस का टाइम अनइक्वल होता है, लेकिन यहाँ डिकोड का टाइम 3 है तो फैच को ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 3 नैनो सेकेंड हो गया, क्योंकि जब तक कोई इंस्ट्रक्शन है हार्डवेयर फ्री नहीं करेगी, अगली इंस्ट्रक्शन उस फेज के उस स्टेज के हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर सकती है। तो सभी फेजेस के टाइम डिफरेंट होते हैं, सभी स्टेजेस के टाइम डिफरेंट होते हैं, बट टू इम्प्लीमेंट द पाइपलाइन आपको सभी स्टेजेस के टाइम को इक्वल सेट करना होगा। और किसके इक्वल सेट करना होगा, तो ऑब्वियसली जिस स्टेज को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो सभी स्टेजेस का टाइम सेम नहीं होता है, लेकिन पाइपलाइन इम्प्लीमेंट करने के लिए नॉन पाइपलाइन में ऐसा कुछ नहीं करना। नॉन पाइपलाइन में जिस स्टेज को जितना टाइम लग रहा है एग्जैक्टली उतना ही टाइम देना है, बट टू इम्प्लीमेंट द पाइपलाइन आपको सभी स्टेजेस का टाइम इक्वल सेट करना पड़ेगा। और किसके इक्वल, टाइम ऑफ लार्जेस्ट फेज। तो क्वेश्चन करके देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर ए 5 स्टेज प्रोसेसर विद स्टेज टाइम ऑफ 4 नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड, 5, 2 एंड 3 नैनो सेकेंड। 5 स्टेज का प्रोसेसर है, सभी स्टेजेस के टाइम डिफरेंट है जो प्रैक्टिकली होते हैं। तो व्हाट इज स्पीड अप अचीव्ड बाय पाइपलाइन प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट 100 इंस्ट्रक्शंस ओवर नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर। नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर में आपको स्टेजेस या फेजेस के टाइम इक्वल करने की ज़रूरत नहीं होती है। पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए फेज टाइम आपको इक्वल करना होता है। तो नॉन पाइपलाइन में सिंगल इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लगेगा, तो नॉन पाइपलाइन में सिंगल को कितना टाइम लगता है, सम ऑफ टाइम ऑफ ऑल द फेजेस। फर्स्ट फेज का टाइम 4 नैनो सेकेंड प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3, तो ये ओवरऑल कितना हो गया, 15 नैनो सेकेंड। तो नॉन पाइपलाइन में एक इंस्ट्रक्शन को 15 नैनो सेकेंड लग रहे हैं, तो 100 को कितने लगेंगे, 15 इंटू 100 दैट इज 1500 नैनो सेकेंड। तो नॉन पाइपलाइन में 100 इंस्ट्रक्शंस को 1500 नैनो सेकेंड लग रहे हैं। लेकिन पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको सभी फेजेस के टाइम को इक्वल सेट करना होगा। और किसके इक्वल, टाइम रिक्वायरमेंट ऑफ लार्जेस्ट फेज। यहाँ लार्जेस्ट फेज का टाइम कितना है, 5 नैनो सेकेंड। तो आपको सभी फेजेस के टाइम को 5 नैनो सेकेंड का करना होगा। तो पाइपलाइन में आपका स्टेज टाइम या फेज टाइम किसके इक्वल होगा, टाइम ऑफ लार्जेस्ट फेज, जो कितना है हमारा 5 नैनो सेकेंड। तो टाइम टू एग्जीक्यूट 100 इंस्ट्रक्शंस इन पाइपलाइन प्रोसेसर। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एक्स्ट्रा कौन से फेजेस क्रॉस करने, k-1। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन 5 स्टेज है, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को 4 फेज का टाइम लग रहा है, तो 4 इंटू 5। रिमेनिंग 100 को लास्ट फेज का टाइम लग रहा है, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को 4 इंटू 5 प्लस सभी इंस्ट्रक्शन को 100 इंटू 5, तो कितना हो गया, 520 नैनो सेकेंड। तो पाइपलाइन में 100 इंस्ट्रक्शंस को कितना टाइम लग रहा है, 520 नैनो सेकेंड। तो स्पीड अप कितना आएगा, नॉन पाइपलाइन का टाइम डिवाइडेड बाय पाइपलाइन का टाइम, दैट इज 2.88। तो बेसिकली इस न्यूमेरिकल से हमने क्या सीखा कि पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट कर, नॉन पाइपलाइन में टाइम इक्वल नहीं करना है। पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सभी फेजेस के टाइम को इक्वल करना है। किसके इक्वल, टाइम रिक्वायरमेंट ऑफ लार्जेस्ट फेज। तो अभी हमने देखा टू इम्प्लीमेंट द पाइपलाइन हम सभी फेजेस के टाइम को इक्वल सेट करते हैं। किसके इक्वल, तो टाइम रिक्वायरमेंट ऑफ लार्जेस्ट फेज। वो कैसे पॉसिबल है, कैसे सेट किया जाता है, तो सभी फेज के टाइम को इक्वल सेट करने के लिए अ बफर इज इंट्रोड्यूस आफ्टर एवरी फेज। हर फेज के बाद क्या लगा दिया जाता है, बफर। हर बफर या लैचेस है ना, हर फेज अपनी स्पीड से काम करेगा और अपने आउटपुट को बफर में स्टोर कर देगा। फैच को जितना टाइम लग रहा है उतना लेगा, उसका आउटपुट बफर में आ गया। इंस्ट्रक्शन डिकोड अपना टाइम लेके अपने आउटपुट को अपने बफर में सेव कर देगा। तो हर फेज अपने टाइम से अपनी स्पीड से वर्क करेगा और अपने आउटपुट को बफर में सेव कर देगा। जब सभी फेजेस के आउटपुट बफर में आ जाएंगे तब बफर से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा आउटपुट, टू द नेक्स्ट फेज। फैच ने अपना काम करके बफर में डाल दिया, डिकोड ने अपना काम करके बफर में डाल दिया,
सभी ने अपना काम कर करके कहाँ रख दिया, इन बफर। अब जैसे ही सभी फेजेस का टास्क कंप्लीट हुआ, बफर से आउटपुट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, टू नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, तो पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने हर स्टेज के बाद क्या डाल दिए, बफर डाल दिए। अब बफर से नेक्स्ट स्टेज में आउटपुट कब ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन कब आती है और कौन देता है, तो ये इंस्ट्रक्शन कौन देता है, सीपीयू। एक सिग्नल इन सभी बफर से कनेक्ट होता है। जैसे ही सिग्नल ये सिग्नल सीपीयू का एक्टिवेट होगा, जब भी सीपीयू सिग्नल जनरेट करेगा, ये सभी फेज बफर अपना आउटपुट नेक्स्ट फेज को ट्रांसफ़र करेंगे और ये सिग्नल क्या कहलाता है, क्लॉक। तो जब भी सीपीयू क्लॉक एक्टिवेट करेगा तो सभी फेजेस अपने आउटपुट को बफर से कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, नेक्स्ट फेज में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्वेश्चन ये है कि क्लॉक कब एक्टिवेट होनी चाहिए, क्लॉक सिग्नल कब एक्टिवेट होना चाहिए। तो कब एक्टिवेट, सपोज लार्जेस्ट फेज को अपना आउटपुट बफर में रखने के लिए 5 नैनोसेकंड लग रहे हैं, तो 5 नैनोसेकंड से पहले तो क्लॉक एक्टिवेट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फैच को सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फैच 5 नैनोसेकंड में अपना आउटपुट यहाँ रखेगा। तो अगर 5 नैनोसेकंड से पहले क्लॉक सिग्नल एक्टिवेट होता है तो फेच का आउटपुट यहाँ ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो अभी तो उसने अपना आउटपुट बफर में ही नहीं रखा है। तो क्लॉक सिग्नल कितनी देर में एक्टिवेट होना चाहिए, इक्वल टू टाइम, कम से कम कितनी देर में, तो जो हमारे लार्जेस्ट फेज की टाइम रिक्वायरमेंट है क्लॉक सिग्नल उतनी देर में, उसके बाद ही एक्टिवेट होना चाहिए। अगर लार्जेस्ट टाइम 5 नैनोसेकंड है तो आफ्टर 5 नैनोसेकंड सीपीयू इंस्ट्रक्ट ऑल द फेजेस टू ट्रांसफर देयर आउटपुट टू नेक्स्ट फेज। तो हमारा क्लॉक सिग्नल कितनी देर में एक्टिवेट होना चाहिए, 5 नैनोसेकंड का होना चाहिए। तो क्लॉक का टाइम भी कितना होना चाहिए, जितना कि हमारे लार्जेस्ट फेज का टाइम है। उससे कम रखा तो हमारी पाइपलाइन सही वर्क नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर ए 5 स्टेज प्रोसेसर विद स्टेज टाइम ऑफ 1 नैनोसेकंड, 1.5 नैनोसेकंड, 2.5 नैनोसेकंड, 2 नैनोसेकंड एंड 1 नैनोसेकंड. To implement pipeline, a buffer is introduced between the phases with buffer delay of 0.5 nanosecond. So what is the speed up achieved by pipeline processor? सबसे पहले तो नॉन पाइपलाइन में सिंगल इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टू एग्जीक्यूट सिंगल इंस्ट्रक्शन इन नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर, तो वही करना है आपको कि सभी फेजेस के टाइम का सम 1 + 1.5 + 2.5 + 2 + 1 दैट इज 8 नैनोसेकंड. तो नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर में सिंगल इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लग रहा है, 8 नैनोसेकंड. पाइपलाइन प्रोसेसर है तो पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए सभी फेजेस का टाइम हमको इक्वल सेट करना पड़ेगा, और किसके इक्वल, लार्जेस्ट फेज के इक्वल. तो स्टेज टाइम ऑफ ए पाइपलाइन प्रोसेसर क्या होगा, टाइम ऑफ लार्जेस्ट फेज जो कितना है हमारा 2.5, लेकिन साथ में हमने बफर इंट्रोड्यूस किए, उन बफर का भी क्या होगा, डिले, उस डिले को भी आपको ऐड करना होगा. तो 0.5 हमारा बफर डिले है, तो कितना टाइम हो गया, 2.5 + 0.5 दैट इज 3 नैनोसेकंड. तो पाइपलाइन का स्टेज टाइम कितना हो गया, 3 नैनोसेकंड. अभी तक जो हम क्वेश्चंस करते आए थे, आपको गिवन होता था कि 10 इंस्ट्रक्शंस के लिए स्पीड अप निकालो या 100 इंस्ट्रक्शन के लिए स्पीड अप निकालो, लेकिन यहाँ सिर्फ पूछा व्हाट इज द स्पीड अप, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन नहीं है. तो जब भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन नहीं है तो आपको अज्यूम करना है कि इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको स्पीड अप निकालना है. तो वहाँ पे कैसे निकालेंगे स्पीड अप, तो इन दैट केस जब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन नहीं है तो स्पीड अप इज एवरेज टाइम टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन इन नॉन पाइपलाइन. तो नॉन पाइपलाइन में एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में तो उतना ही टाइम लगना है, 8 नैनोसेकंड, डिवाइडेड बाय एवरेज टाइम टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन इन नॉन पाइपलाइन. तो नॉन पाइपलाइन में ऑन एन एवरेज एक इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लगता है, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को छोड़ दें तो बाकी इंस्ट्रक्शन का आउटपुट तो हमको कितनी देर में मिलता है, एक फेज टाइम के इक्वल. तो ऑन एन एवरेज एक इंस्ट्रक्शन को हमको कितना टाइम लगता है एग्जीक्यूट करने में, जितना कि हमारा स्टेज या फेज का टाइम है. तो जब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन नहीं है कि आपको कितनी इंस्ट्रक्शन के लिए स्पीड अप निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, एवरेज टाइम टू एग्जीक्यूट सिंगल इंस्ट्रक्शन इन नॉन पाइपलाइन डिवाइडेड बाय एवरेज टाइम टू एग्जीक्यूट सिंगल इंस्ट्रक्शन इन पाइपलाइन. और पाइपलाइन में ये एवरेज टाइम किसके इक्वल होता है, आपके
फेज या स्टेज टाइम के इक्वल होता है। तो यहाँ हमारा स्टेज टाइम कितना आ रहा है 3 नैनोसेकंड, और नॉन पाइपलाइन में सिंगल का टाइम कितना 8, तो 8/3 कितना होता है, इट इज़ 2.67। तो 2.67 इज़ द स्पीड अप अचीव्ड बाय पाइपलाइन प्रोसेसर। तो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पहले किया है, तो जस्ट एक बार आप खुद ट्राई करिए, पॉज द वीडियो, ट्राई द क्वेश्चन एंड देन सी द सॉल्यूशन। Consider an instruction pipeline with 4 stages S1, S2, S3, S4, each with combinational circuits only. The pipeline resistors are required between the stages and at the end of last stage. तो आपको 4 स्टेज की पाइपलाइन दी है, हर स्टेज का डिले दे रखा 5 नैनोसेकेंड, S1 का डिले 5 नैनोसेकेंड, S2 का डिले 6 नैनोसेकेंड, S3 का डिले 11, S4 का 8। इन स्टेजेस के बीच में जो बफर या रजिस्टर दे रखा है उनका डिले कितना दिया है 1 नैनोसेकेंड। ओके, तो आपसे पूछा व्हाट इज द स्पीड अप अचीव्ड बाय पाइपलाइन प्रोसेसर ओवर नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर। पाइपलाइन प्रोसेसर ने कितना स्पीड अप अचीव किया ओवर नॉन पाइपलाइन। यहाँ पे भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन नहीं है। जब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं तो आप वेरी लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए स्पीड अप निकालते हैं, और वो स्पीड अप कैसा होता है, तो टाइम टेकन बाय single instruction to execute in non-pipeline divided by time taken by single instruction in pipeline processor। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर में सिंगल इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लग रहा है। तो नॉन पाइपलाइन में ये बफर डिले कंसिडर नहीं करना है, बफर केवल पाइपलाइन में होते हैं। नॉन पाइपलाइन में आपको सिर्फ सभी फेजेस के टाइम का सम करना है। तो इसका 5, इसका 6, 11 एंड 8, ये सम कितना हो गया हमारा 30 नैनोसेकेंड। तो नॉन पाइपलाइन में सिंगल इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लग रहा है 30 नैनोसेकेंड। बफर्स आर नॉट टू बी कंसीडर्ड इन नॉन पाइपलाइन, है ना। पाइपलाइन में एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगता है, तो जितना कि हमारा फेज टाइम है या स्टेज टाइम है। फेज या स्टेज टाइम कैसे निकलता है, तो टाइम रिक्वायरमेंट ऑफ लार्जेस्ट फेज प्लस बफर डिले। या लार्जेस्ट फेज को कितना टाइम लग रहा है 11 नैनोसेकेंड, तो आपका स्टेज या फेज टाइम कितना होगा 11 नैनोसेकेंड प्लस बफर डिले कितना 1, तो 11 + 1 आपका फेज टाइम कितना हो गया 12 नैनोसेकेंड। तो नॉन पाइपलाइन में ऑन एन एवरेज एक इंस्ट्रक्शन को 30 नैनोसेकेंड लग रहे, वही पाइपलाइन में एक इंस्ट्रक्शन को ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगेगा 12 नैनोसेकेंड। तो स्पीड अप कितना होगा, तो स्पीड अप इज 30/12 दैट इज 2.5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर ए 5 स्टेज प्रोसेसर विद स्टेज डिले ऑफ 1 नैनोसेकेंड, 2 नैनोसेकेंड, 4 नैनोसेकेंड, 2 नैनोसेकेंड एंड 1 नैनोसेकेंड। To implement pipeline, registers are introduced between the phases and register delay is 1 nanosecond. So what should be the clock cycle time and frequency of pipeline processor? तो what is clock और clock cycle time क्या होना चाहिए। तो अभी हमने डिस्कस की थी थ्योरी, तब हमने क्या देखा था कि हर फेज़ अपनी स्पीड से वर्क करता है और अपना आउटपुट इन रजिस्टर्स में डाल देता है। फिर सीपीयू इन सभी फेजेस को इंस्ट्रक्ट करता है, तब ये रजिस्टर्स का आउटपुट नेक्स्ट फेज में शिफ्ट होता है। तो रजिस्टर का आउटपुट नेक्स्ट फेज में कब शिफ्ट करना चाहिए, तो जब सभी फेजेस अपना काम करके अपना आउटपुट कहाँ रख चुके होंगे, रजिस्टर में रख चुके होंगे। क्लॉक क्या होता है, तो जब भी तो फैच ने अपना काम करके अपने रजिस्टर में रख दिया, डिकोड ने अपना काम करके रजिस्टर में रख दिया। जब सभी फेजेस का आउटपुट उनके रजिस्टर में आ जाएगा तब सीपीयू जनरेट्स अ सिग्नल नोन एज क्लॉक, और क्लॉक जैसे ही आएगी तो इन रजिस्टर से आउटपुट कहाँ शिफ्ट होता है टू नेक्स्ट फेज। तो क्लॉक का टाइम कितना होना चाहिए, तो क्लॉक का टाइम लार्जेस्ट फेज के टाइम का इक्वल प्लस बफर को आउटपुट सेव करने में जो बफर डिले है उसके इक्वल होना चाहिए। मतलब लार्जेस्ट फेज अपना काम कर ले, अपने आउटपुट को इस बफर में सेव कर दे, इतनी देर बाद आपकी क्लॉक आनी चाहिए। उसके पहले क्लॉक आ गई तो क्लॉक कहता है कि रजिस्टर से नेक्स्ट फेज में आउटपुट चले जाए, लेकिन अगर उससे पहले क्लॉक आ गई तो फेज़ अपना वर्क ही नहीं कर पाया है, तो आउटपुट उसका रजिस्टर में नहीं होगा तो नेक्स्ट फेज में शिफ्ट ही नहीं हो सकता है। तो क्लॉक साइकिल टाइम मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम कितना होना चाहिए जितना कि आपके लार्जेस्ट फेज का टाइम है प्लस बफर डिले,
उससे पहले CPU क्लॉक जनरेट नहीं करना चाहिए। तो साइकिल टाइम मतलब ये क्लॉक सिग्नल कितनी देर में एक्टिवेट होना चाहिए, तो क्लॉक सिग्नल कितनी देर में एक्टिवेट होना चाहिए, तो दैट इज साइकिल टाइम। तो साइकिल टाइम इक्वल टू स्टेज टाइम, जो आपकी एक स्टेज का टाइम होता है। और स्टेज टाइम हमने कैसे निकाला था, तो टाइम रिक्वायरमेंट ऑफ लार्जेस्ट फेज कितना है यहाँ पे 4 प्लस बफर डिले 1। तो 5 नैनो सेकेंड में सभी फेजेस अपना काम करके कहाँ रख देंगे, अपने रजिस्टर में। उसके बाद CPU क्लॉक जनरेट करेगा तो वो रजिस्टर का आउटपुट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट फेज में। तो मिनिमम क्लॉक साइकिल टाइम कितना होना चाहिए, 5 नैनो सेकेंड। ये सिग्नल है ना, क्लॉक इज अ सिग्नल जो हर 5 नैनो सेकेंड में CPU जनरेट कर रहा है। तो हर सिग्नल की क्या होती है, फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी का क्या रिलेशन है क्लॉक साइकिल टाइम से, तो फ्रिक्वेंसी इज 1 साइकिल टाइम। तो हमारा साइकिल टाइम कितना आया 5 नैनो सेकेंड, तो फ्रिक्वेंसी 1/5 नैनो सेकेंड। इसको 1/5 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड्स। 1/सेकेंड क्या होता है, हर्ट्स। फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्स। और ये 10⁻⁹ ऊपर जाके 10⁹ हो गया, तो 10⁹ हर्ट्स। अब इसको मैंने लिख दिया 1000 इंटू 10⁻⁶/5 हर्ट्स। 10⁻⁶ हर्ट्स क्या हो गए, मेगा हर्ट्स। और 1000/5 कितना हो गया 200। तो हमारे पाइपलाइन की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या हो सकती, 200 मेगा हर्ट्स। मिनिमम साइकिल टाइम 5 नैनो सेकेंड, 5 नैनो सेकेंड से कम नहीं हो सकता है। तो मिनिमम साइकिल टाइम आपको क्या देता है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो इस पाइपलाइन प्रोसेसर की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 200 मेगाहर्ट्ज पॉसिबल है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि हाउ टू डिसाइड फ्रिक्वेंसी ऑफ अ पाइपलाइन प्रोसेसर। फ्रिक्वेंसी डिसाइड करने के लिए हम पाइपलाइन प्रोसेसर का साइकिल टाइम निकालते हैं, और 1 साइकिल टाइम इज फ्रिक्वेंसी। और साइकिल टाइम कैसे निकालते हैं, तो साइकिल टाइम इक्वल टू टाइम ऑफ लार्जेस्ट फेज, जिसको हम फेज टाइम या स्टेज टाइम कहते हैं। तो अब एक क्वेश्चन गेट में है ऑन दैट कंसेप्ट। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेसर। आपको 4 प्रोसेसर्स दिए हैं और आपसे कहा अज्यूम दैट द पाइपलाइन रजिस्टर्स हैव 0 लेटेंसी। प्रोसेसर P1 इज 4 स्टेज पाइपलाइन विथ स्टेज लेटेंसीज 1 नैनो सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड एंड 1 नैनो सेकेंड। तो फर्स्ट प्रोसेसर 4 स्टेज का है और ये उनकी स्टेज लेटेंसीज हैं। सेकेंड प्रोसेसर 4 स्टेज का है और स्टेज लेटेंसीज 1, 1.5, 1.5, 1.5। थर्ड और फोर्थ प्रोसेसर 5 स्टेजेस के हैं और उनकी स्टेज लेटेंसीज आपको गिवन है। आपसे पूछा विच प्रोसेसर हाईएस्ट पीक क्लॉक फ्रिक्वेंसी, किस प्रोसेसर की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी। तो फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1 साइकिल टाइम। साइकिल टाइम जितना बड़ा होगा फ्रिक्वेंसी उतनी कम होगी ना। फ्रिक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइकिल टाइम। साइकिल टाइम बड़ा तो फ्रिक्वेंसी कम, साइकिल टाइम कम तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा। तो आपको सिंपली क्या निकालना है, चारों प्रोसेसर का साइकिल टाइम निकालना है और जिसका साइकिल टाइम सबसे कम होगा उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो प्रोसेसर P1 का क्लॉक साइकिल टाइम कितना होगा, तो साइकिल टाइम कितना होता है, तो टाइम ऑफ लार्जेस्ट फेज। P1 में लार्जेस्ट फेज का टाइम कितना है 2 नैनो सेकेंड, तो P1 का साइकिल टाइम 2 नैनो सेकेंड। P2 का साइकिल टाइम, तो यहाँ लार्जेस्ट फेज का टाइम कितना है 1.5 नैनो सेकेंड, तो P2 का साइकिल टाइम 1.5 नैनो सेकेंड। P3 का साइकिल टाइम या लार्जेस्ट फेज का टाइम 1 नैनो सेकेंड और P4 का साइकिल टाइम 1.1 नैनो सेकेंड। फेज ऑफ टाइम ऑफ लार्जेस्ट फेज। तो हमने इन चारों प्रोसेसर के लार्जेस्ट फेज का टाइम निकाल लिया, मतलब साइकिल टाइम निकाल लिया, और जिसका साइकिल टाइम सबसे कम उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। तो साइकिल टाइम सबसे कम किसका है P3 का। तो हाईएस्ट पीक फ्रीक्वेंसी किसकी पॉसिबल है P3। तो करेक्ट आंसर इज P3। P3 हैज़ हाईएस्ट पीक फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर ए 5 स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर विथ फॉलोइंग स्टेज लेटेंसीज। fetch 1 nanosecond, decode 2 nanosecond, operand fetch 4 nanosecond, execute 1.5 nanosecond and write back 1 nanosecond.
You have to convert this processor into 6 stage by splitting a stage into 2 parts. तो what is the highest possible frequency of new processor? न्यू प्रोसेसर की हाईएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो आपको किसी एक स्टेज को 2 पार्ट में डिवाइड करके 6 स्टेज में कन्वर्ट करना है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए तो आपको साइकिल टाइम कम करना होगा। इस प्रोसेसर का साइकिल टाइम कितना है? तो यहाँ लार्जेस्ट टाइम रिक्वायरमेंट कितनी? 4 नैनोसेकंड। तो इस प्रोसेसर का साइकिल टाइम 4 नैनोसेकंड है। हमको इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला प्रोसेसर चाहिए। ऐसा क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा है कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि आपको इसको 6 स्टेज में कन्वर्ट करना है और किसी एक स्टेज को 2 में डिवाइड करना है। तो आपको किसको डिवाइड करना चाहिए? जिसका फेस टाइम सबसे ज़्यादा है, जिसकी लेटेंसी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जिसकी लेटेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही डिसाइड करता है व्हाट शुड बी साइकिल टाइम। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए तो साइकिल टाइम कम रखना होगा। साइकिल टाइम कम करने के लिए आप किस फेस को डिवाइड करोगे? जिसकी टाइम रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। तो टाइम रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा किसकी? ऑपरेंड फेच की। कितनी? 4 नैनोसेकंड। अब ये भी नहीं बोला कि 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल भी हो सकता था। 4 नैनोसेकंड को आप 1 नैनोसेकंड और 3 नैनोसेकंड ऐसे भी डिवाइड कर सकते थे। तो अगर आपने 1 और 3 में डिवाइड कर दिया, किसको आपने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, 1 नैनोसेकंड और 3 नैनोसेकंड, तो आपका साइकिल टाइम क्या हो जाएगा? 3 नैनोसेकंड। इसको अगर हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते 2 नैनोसेकंड और 2 नैनोसेकंड में, तो आपका साइकिल टाइम, लार्जेस्ट फेस का टाइम कितना हो जाएगा? इसका भी 2 नैनोसेकंड है, इसके जो 2 डिवाइड हुए उनके भी कितने होंगे? 2 नैनोसेकंड। तो आपका साइकिल टाइम 2 नैनोसेकंड पॉसिबल है। तो मिनिमम साइकिल टाइम जो आपके लिए पॉसिबल है 2 नैनोसेकंड। 2 नैनोसेकंड से कम साइकिल टाइम पॉसिबल ही नहीं है, और जितना मिनिमम साइकिल टाइम होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो आपको साइकिल टाइम कितना लेना है? एटलीस्ट 2 नैनोसेकंड। तो साइकिल टाइम आपका कितना आ रहा है? 2 नैनोसेकंड। आपने इसको डिवाइड कर दिया 2 नैनोसेकंड के 2 पार्ट्स में, तो लार्जेस्ट टाइम जो हो गया आपका 2 नैनोसेकंड। तो साइकिल टाइम 2 नैनोसेकंड हो गया, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 1/2 नैनोसेकंड इज 1/2 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड्स। 1 सेकेंड क्या हो जाएगा? हर्ट्स, और 10⁻9/2 हर्ट्स इस 1000 इंटू 10⁻6/2 हर्ट्स। 1000/2 इज 500 और 10⁻6 इज मेगा हर्ट्स। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी पॉसिबल? लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी पॉसिबल इज 500 मेगाहर्ट्ज। तो जब भी स्प्लिट करना हो तो आप किस स्टेज को स्प्लिट करना प्रेफर करेंगे? जिसका स्टेज डिले सबसे ज़्यादा हो, वही स्टेज के कारण आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी।